नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले की कक्षा में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास इस प्रश्न पत्र का अध्ययन शुरू किया है। तो इसकी हिंदी साहित्य का इतिहास में हम रीतिकाल की चर्चा कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का रीतिकाल, उसकी पृष्ठभूमि तथा रीतिकाल का नामकरण के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नामों को हमने अध्ययन किया है। आज हम रीतिकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल, जिस कालखंड को रीतिकाल के नाम से पुकारा जाता है, वह कालखंड जो था वह 1700 से लेकर 1900 तक था। इस समय में, उस युग में किस प्रकार की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, इसका हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि किसी भी साहित्य पर तत्कालीन युग की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। तो हम रीतिकालीन राजनीतिक परिस्थितियों को यहाँ पर उजागर करेंगे। रीतिकाल में या 1700 से लेकर 1900 तक भारत में किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, किन किन शासकों का शासन था और वे शासक किस प्रकार के थे, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। रीतिकाल मुगलों की सत्ता का वैभव का काल है। इस युग में व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था। रीतिकाल के पूर्व सम्राट अकबर ने अपनी उदारवादी एवं सहिष्णुतावादी नीति से हिंदू तथा मुसलमानों में सांस्कृतिक समन्वय स्थापित कर दिया था और उन्होंने विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर के कार्यकाल में इसमें कुछ विकास नहीं हुआ। उसके कार्यकाल में राज्य विस्तार या विशेष गतिविधियां न के बराबर रही। सुरा और सुंदरी की भोग लालसा उसे विरासत में मिली थी। उसके कारण इस भावना को बल मिला और उन्होंने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान नहीं दिया। शाहजहाँ के शासनकाल में रीति युग का प्रारंभ हुआ। उसके दरबार में तथा समकालीन राजाओं और सामंतों के दरबारों में वैभव, भव्यता एवं अलंकरण की प्रधानता थी। यह समय सुख, शांति तथा समृद्धि का काल माना जाता है। राजा और सामंत अपने दरबारों में गुणीजनों, कवियों, कलाकारों को आश्रय देते थे। शासकों में आत्म प्रशंसा का मोह एवं श्रृंगारिक मनोरंजन की बहुत चाह थी। ताजमहल एवं मयूर सिंहासन जैसी भव्य कृतियों का निर्माण रीतिकाल में हो चुका था। उत्तर भारत के अधिकांश राजपूत राजाओं एवं सामंतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगलों का शासन दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर एवं गोवलकुंडा तक फैल गया था। शाहजहाँ में कलागत उदारता थी, उसमें सहिष्णुता भी थी, उसमें प्रदर्शन एवं वैभव विलासिता की भावना भी प्रधान थी। उसका गहरा प्रभाव रीतिकालीन साहित्य पर पड़ा हुआ है। आगे चलकर शाहजहाँ रोगग्रस्त हुआ। उसने सत्ता के लिए जंगली जानवरों की तरह लड़ने वाले पुत्रों को देखा। दारा की मृत्यु से मानवता की हत्या हुई और प्रायः मुगल वंश में धार्मिक सहिष्णुता तथा उदारता समाप्त हो गई। और यहाँ से हम देखते हैं कि यह मुगल शासक बहुत ही हिंस्र और आक्रामक हो चुके हैं। शाहजहाँ के उपरांत औरंगजेब मुगल शासक बना, जो अपनी धर्मांधता एवं कट्टरता के लिए कुप्रसिद्ध है। उसकी साम्राज्य विस्तार लिप्सा बढ़ती ही गई।
जिसने उसे आजीवन आराम से बैठने नहीं दिया। उसकी धार्मिक कट्टरता की नीति तथा अमानुषिक व्यवहारों से अनेक देशी शासक सामंत बौखला उठे तथा हिंदू जनता विक्षुब्ध हो गई। औरंगजेब की नीति के फलस्वरूप उसे मराठों और सिखों के साथ दीर्घ काल तक लड़ना पड़ा, जिसमें उसे असफलता प्राप्त हुई। औरंगजेब का व्यक्तिगत रागालक तत्वों से रहित था। साहित्य, संगीत, कला, सौंदर्य, ऐश्वर्य तथा विलास के प्रति उसे घोर क्रोध था। उसने अपने कार्यकाल में संगीत की घोर उपेक्षा की। वेश्यावृत्ति तथा मद्यपान के पूर्ण निषेध के संबंध में उसने सरकारी फरमान भी जारी करवा दिए थे, परंतु उनका बंद हो जाना सरल नहीं था। उस समय अनेक सामंतों के अनेक हरम थे और उनमें अनेक रक्षिताएं और नर्तकियां भी थीं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजनीतिक स्थिति अत्यंत विकट तथा शोचनीय रही। राजनीति की दृष्टि से इस काल को घोर निराशा और अंधकार का युग समझा जाता है। औरंगजेब के उत्तराधिकारी असमर्थ, विलासी, पंगु एवं नपुंसक सिद्ध हुए। केंद्रीय शासन के जीर्ण हो जाने से अनेक प्रदेशों के शासक स्वतंत्र हो गए। आगरा में जाटों, राजस्थान में राजपूतों तथा पंजाब में बंदा बैरागी एवं दक्षिण में मराठों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता की चेष्टाओं से मुस्लिम सत्ता दिन ब दिन कमज़ोर होने लगी थी। उसकी कमर तोड़ने का काम विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह और अब्दाली ने किया। समस्त देश में फैली शत्रुता, अशांति और शासकों की कमजोरी का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को पराजित कर मुगल साम्राज्य को अपनी कठपुतली बना दिया। जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह रंगीले जैसे रंगीले, विलासी एवं कमज़ोर शासकों के राज्य में नैतिकता, शौर्य, पराक्रम, स्वाधीनता की भावना ही समाप्त हो गई थी। वेश्याओं, सारंगी वादकों के इशारों पर शासक नाचने लगे थे। राजमहलों में वेश्याओं और हिजड़ों की मनमानी चलने लगी थी। उनके इशारों पर उच्च पदों पर नियुक्तियां होने लगी। उन्हें श्रेष्ठ प्रासाद एवं अधिकार दिए जाने लगे। ऐसे अधिकार प्राप्त अधिकारी एवं शासक जनता पर मनमाने अत्याचार करने लगे। सम्राट मोहम्मद शाह की रंगीली लीलाओं के कारण उन्हें इतिहासकारों ने रंगीले की उपाधि दी। वह अपना समय नाच गाना, रंग तथा मदिरापन में व्यतीत करता था। शाह को वेश्या उदमबाई से अनन्य प्रेम था। उसे उत्पन्न पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बना। वह कमज़ोर था। देशी राजाओं में भोगविलास का अत्यधिक आकर्षण था। उनके दरबारों और महलों में वेश्याओं तथा रक्षिताओं की कमी नहीं थी। वास्तव में यह युग घोर नैतिक पतन की पराकाष्ठा का काल माना जाता है। इस प्रकार राजनीति की दृष्टि से रीति काल का समय मुगल साम्राज्य के वैभव एवं उनके पतन का काल माना जाता है। रीतिकालीन सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक दृष्टि से रीतिकाल को प्रारंभ से ही अंत तक घोर अधपतन का युग माना जाता है। इस काल में सामंतवाद का बहुत बोलबाला था। सामंतवादी व्यवस्था के होने वाले सारे दुर्गुणों एवं दोषों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव सर्वसाधारण जनता पर पड़ा था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्रीय बिंदु बादशाह था। बादशाह के अधीन मनसबदार अमीर उमराव थे। अमीर उमराव एवं मनसबदारों के बाद अवधों के अनुसार दूसरे कर्मचारी भी थे। सब अपने से ऊपर वाले को प्रसन्न एवं खुश रखने में मग्न एवं अपनी कर्तव्य पूर्ति समझते थे। ऊपर वाले नीचे वालों को मात्र संपत्ति समझते थे। उनका अस्तित्व केवल अपने लिए मानते थे। ऊपर से नीचे तक यह शासकों का वर्ग था। यह वर्ग किसान, मजदूर एवं सेठ साहूकार तथा व्यापारी वर्ग का शोषण करता था। किसान, मजदूर एवं श्रमजीवियों की कमाई का शोषण सेठ साहूकार तथा व्यापारी करते थे। किसान, मजदूर एवं श्रमजीवियों का
और सेठ साहूकार एवं व्यापारी शोषण करते थे। किसान तथा श्रमजीवियों का निम्न वर्ग सभी ओर से शोषित एवं पीड़ित था। अकाल, अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ युद्धों, सेनाओं के प्रयाणों आदि के कारण इस वर्ग की आय के एकमात्र साधन कृषि की हानि होती थी। श्रमजीवी वर्ग को किसी न किसी की बेगार करनी पड़ती थी। बेगार करने वाले श्रमजीवी मजदूर को पारिश्रमिक के नाम पर कोड़े की मार झेलनी पड़ती थी। शासक, सामंत और अमीर उमराव का वर्ग ऐश्वर्य और वैभव विलास में डूबा हुआ था। सुरा और सुंदरी में डूबे हुए विलासी शासक सामंत काम कला की शिक्षा को ही बड़ी उपलब्धि मानते थे। शाहजहाँ की वैभव प्रियता, विलासलिप्सा और प्रदर्शन प्रवृत्ति का तत्कालीन सामंतीय जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। परिणाम स्वरूप पौरुष का ह्रास होकर केवल विलास और प्रदर्शन की प्रवृत्ति शेष रह गई थी। समाज में मनोबल की कमी और बौद्धिकता का अभाव भी निर्माण हुआ था। रीतिकाल में नारी केवल भोग की वस्तु मानी जाती थी। वह बहुविवाह, बाल विवाह, अनमेल विवाह, रकेल प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी अनेकानेक कुप्रथाओं का उस समय बहुत बोलबाला था। अनेक छोटे मोटे सामंतों के पास रकेलों की भरमार थी। मुगल सम्राटों की अनेक पत्नियां, रकेलियां और परिचारिकाएं केवल भोगदासी के रूप में जीवन यापन करती थीं। अनेक पत्नियां रखना और रकेलियों से घर भरना प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी। अनैतिक नाजायज संबंध रखना और ऐसे संबंधों से बच्चे पैदा करना साधारण बात मानी जाती थी। नारी को संपत्ति मानकर उस पर अधिकार स्थापित करना, उसको भोगना, उसका अपहरण करना अभिजात वर्ग के लोगों के लिए साधारण बात थी। अनेक बेगमों, रकेलों एवं रक्षिताओं के होते हुए भी शासक सामंत वेश्याओं के यहाँ पड़े रहते थे। उनके इशारों पर लोगों के भाग्य का निर्माण तक हो जाया करता था। इस प्रकार से विलास में डूबे हुए ये लोग अपनी संतान की देखभाल तक नहीं कर पाते थे। शासक सामंतों के शिक्षक भी घटिया व्यक्ति होते थे। वे काम कला की शिक्षा देकर अपने कर्म की तीसरी समझते थे। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी। विलासिनी माताओं की देखरेख के अभाव में राजकुमारियां और शहजादियां अपने महलों और हरमों में काम करने वाले सामान्य कर्मचारियों और नौकरों के साथ प्रेम व्यापार करने लग जाती थीं। अनेक सपत्नियों के कारण पति से पूर्ण प्रेम प्राप्त न करने वाली औरतें अपने प्रेम की भूख मिटाने और शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए नाजायज संबंध रखती थी। यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति इस काल पर पूर्णतः लागू होती है। नारी को केवल विलास और मनोरंजन का साधन मानना, उसके शारीरिक लावण्य और कोमलता को ही महत्व देने की सामंतीय सोच का बुरा प्रभाव समाज पर हुआ था। समाज में नारी को केवल वस्तु के रूप में स्वीकारा जाता था। उसकी अनुपम शक्ति संपन्न अंतरात्मा की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। रूढ़ी, परंपरा और अंधविश्वासों के कटघरों में उसे कैद कर उस पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। नशापान, वेश्यावृत्ति समाज जीवन का अभिन्न अंग था। जनसाधारण की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, संपत्ति की रक्षा आदि का इस काल में कोई प्रबंध नहीं था। किसान मजदूर के श्रम काल का शोषण करना, उन पर अत्याचार करना शासकों के लिए साधारण बात थी। नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई थी। जनसामान्य में अंधविश्वास तथा रूढ़ियाँ फैल चुकी थी। ज्योतिषियों की वाणी शकुन शास्त्र पर अगाध विश्वास था। उस समय की जनता में विलासता की प्रधानता के कारण भक्ति की भावना कम हुई थी। जनता प्रायः अशिक्षित थी, वह भाग्यवादी बन गई थी। जनता में नागरिकता का पूर्ण अभाव था। स्वार्थांध होकर विलास के उपकरण जुटाना उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया था। सुंदर लड़कियों का अपहरण करवा लेना, वेश्याओं को सम्मान देना, मनोरंजन के अनेक घटिया साधनों में लीन रहना तत्कालीन समाज की दशा को स्पष्ट करता है।
कृषक समाज जीविका निर्वाह के साधनों से रहित था। उसके श्रम का स्वामी बनकर शोषण करने वाला सामंत वर्ग भोग विलास में अंधा बन गया था। प्रशासन क्षेत्र में जागीरदारों का दबदबा था। उसके अत्याचारों से श्रमिक एवं किसान वर्ग पीड़ित था। कला, कौशल्य और व्यापार की ओर भी शासन का ध्यान नहीं था। शासकों की ओर से उपेक्षित होने के कारण कला, कौशल्य एवं व्यापार की हानि हो गई थी। सभ्यता और संस्कृति के ह्रास के कारण इस युग को आर्थिक संकटों को झेलना पड़ा। सामाजिक विषमता, छुआछूत की भावना, जाति व्यवस्था के कठोर बंधनों के कारण समाज में अनेक दरारें पड़ी थी। सामाजिक एकता के अभाव के कारण समाज विनाश की ओर जा रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकालीन सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत ही पतन का काल मानी जाती हैं। धन्यवाद।